नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का साकार के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आपका अपना साथी मोहन सोडा एक बार फिर से आपके साथ में जुड़ चुका हूं। हमारा यही प्रयास है कि आपके पास बेहतरीन कंटेंट पहुंचे, जिसको पढ़ के आप देश और राजस्थान के जितने भी बड़े नामी विश्वविद्यालय हैं उसमें आप अपना प्रवेश ले सकें। आने वाली 29 तारीख को 29 मार्च से आप लोगों के यथा व्यवस्थित क्लासें स्टार्ट हो रही हैं। ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ में आपको लाइव टू क्लासरूम, जो क्लास के अंदर पढ़ाया जा रहा है उसका पूरी की पूरी लाइव आपको अपने ऐप के ऊपर देखने को मिलेगी। अगर आप इस YouTube चैनल के ऊपर भी नए हो तो साकार के YouTube चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लें। उसके साथ साथ हमारा जो प्ले स्टोर के ऊपर ऐप है जिसका नाम है साकार एग्री इंस्टीट्यूट बाड़मेर, उसको भी आप लोग जो है डाउनलोड करके अपने पास रख लें, क्योंकि इसमें आपको एक बेहतरीन टीम के साथ में तैयारी करवाई जाएगी। लगभग आप लोगों के 10 से लेके 12 टीचर्स आप लोगों के जेड का सिलेबस कवर करवाने का काम करेंगे। आप जो हैं विश्वास के साथ में जुड़िए टीम साकार के साथ और अपने सपनों को साकार जरूर कीजिएगा। चलिए, हमारा जो जनरली टॉपिक रहने वाला है वो हम जो हैं उसके अंदर मैं आप लोगों को एग्रोनॉमी की जो है क्लासें अवेलेबल करवाऊंगा। आपके जो करंट सर हैं वो हॉर्टिकल्चर की क्लासें आपको अवेलेबल करवाएंगे। आप ऐप के अंदर जाके डेमो क्लासें भी देख सकते हो और यूट्यूब के ऊपर काफी ज्यादा कंटेंट जो है हमने डाल रखा है। हमारे प्रत्येक संडे को यहाँ पे टेस्ट लिया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। पर्टिकुलर पेरेंट्स को रिजल्ट भी दिया जाता है और फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से इसकी सारी डिटेल आपको अपने डीपी सर जो है आपको बताएंगे कि साकार को ही आप क्यों चुने। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, इस टॉपिक का नाम है साथियों एग्रोनॉमी का एक बहुत शानदार टॉपिक है और इस टॉपिक का मैं नाम आपके स्क्रीन पर लिख रहा हूं और इसका नाम है साथियों वीड। वीड का मतलब क्या हो गया? खरपतवार। काफी बच्चे ऐसे हैं जिनको खरपतवार को पढ़ने से पहले काफी जोर पड़ता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे साथ एक बार आप पढ़िए। अगर आपका वीड टॉपिक एक बार में ही नहीं क्लियर हो गया तो मेरा नाम आप चेंज कर सकते हो। चलिए, अगर मैं बात करूं तो काफी लेंथी टॉपिक है, काफी बड़ा टॉपिक है, लेकिन हमारा ये टॉपिक आपको इतना बेहतरीन तरीके से करवा दिया जाएगा ताकि आप लोग इससे एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आओ। चलिए, अब मैं अपने टॉपिक के ऊपर बात करूंगा तो साथियों ध्यान रख लेना, ये जो खरपतवार टॉपिक है इसमें आप एग्रीकल्चर से संबंधित कोई सा भी अच्छे से अच्छा पेपर दे देते हो तो वहां पे आपको 2 से लेके 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए, अगर मैं बात करूं सर, अब आप बताइए कि ये खरपतवार टॉपिक या वीड टॉपिक हमारे जेईटी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या फिर आप बोल सकते हो सीयूईटी या फिर डब्ल्यूएओ, किसी भी प्रकार में बैंक वगैरह, आईबीपीएस, एएफओ, सब के अंदर एएफओ वगैरह सब इसके अंदर वीड जो टॉपिक है वो जनरली लगता है। तो चलिए, अगर मैं बात करूं खरपतवार शब्द की तो इसको अपने को थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। थोड़ा सा इसके मैं फ्लैशबैक में जाने का प्रयास करता हूं। तो एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है जेंथ्रो टूल। देखो, मैं अगर आप लोगों को यहां बता रहा हूं तो आप लोग साथ साथ में नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो नोट्स नहीं बनाते, जिसकी वजह से काफी बच्चों को भुगतान भी करना पड़ सकता है। तो ये एक वैज्ञानिक है जिनका नाम क्या है? जेंथ्रो टूल। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, यानी कि अपनी एक बुक लिखी थी और उस बुक का नाम था ट्रिपल एच। क्या नाम था साथियों? ट्रिपल एच। अब इस ट्रिपल एच का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है, पहले एच का मतलब होता है हॉर्स, दूसरे एच का मतलब होता है होइंग, तीसरे एच का मतलब होता है हस्बेंड्री। अब थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, इस पुस्तक का नाम है हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, और इसी पुस्तक के अंदर हमारे एग्रोनॉमी के 2 शब्द हमारे को देखने को मिले थे। एक तो है हमारा वीड जिसे अपन खरपतवार कहते हैं, और एक है आप लोगों का टिलेज जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? भू परिष्करण के नाम से जानते हैं। तो आपका वीड और ये जो टिलेज हैं ये इसी बुक के अंदर जो है लिखे गए थे। इसलिए आपसे प्रश्न ये आ सकता है कि साहब ये जो आप लोग देख पा रहे हो, अगर मैं जनरली बात करूं, जेंथ्रो टूल जो है इन्होंने जो है ये शब्द यानी कि खरपतवार शब्द जो है वो आप लोगों के किसने दिया था? जेंथ्रो टूल ने दिया था। उसी प्रकार जेंथ्रो टूल को खरपतवार विज्ञान का जनक माना जाता है, वीड साइंस का जनक माना जाता है। इस चीज को आप अवश्य रूप से ध्यान रखें। उसी प्रकार जो हमारा टिलेज है, भू परिष्करण है,
इसके जो फादर हैं वो भी अपने को थोड़ा सा स्पेशल तरीके से ध्यान रख लेना है कि ये भी जेंथ्रो टूल के द्वारा दिया गया शब्द था, जिसको जेईटी 2023 के अंदर पूछा जा चुका है। इसलिए स्पेशल वन है कि ये प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम के अंदर आते रहते हैं। तो जेंथ्रो टूल को टीलेज एवं वीड दोनों का ही फादर कहा जाता है, जनक कहा जाता है। इस चीज का आप स्पेशल ध्यान रखें। इसकी जो बुक थी, इनकी जो बुक रिलीज हुई थी उसका नाम था ट्रिपल एच। ट्रिपल एच का साथियों मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हॉर्स शोइंग हस्बेंड्री। आशा करता हूं कि जो चीज मैंने आपको यहां पे बताई है वो आपको एकदम से क्लियर हुई होगी। चलिए, अगर मैं बात करूं इस खरपतवार विज्ञान के, अगर आप लोगों ने अभी मैंने आप लोगों को साथियों थोड़ा बहुत टिलेज के बारे में बताया, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है। पहली बात, ये टिलेज होता क्या है? कृषि यंत्रों की सहायता से भूमि के मिट्टी को है उथल पुथल किया जाता है, उसे अपन जो है टिलेज या भू परिष्करण के नाम से पुकारते हैं। इस चीज का आपको अवश्य रूप से ध्यान रख लेना है। यह भी एग्रोनॉमी का ही एक पोर्शन है, इसकी एक दो क्लासें आपको देखने को मिलेगी। अगर आपसे वो कभी ना कभी जीरो टिलेज के बारे में पूछ ले, जीरो टिलेज के अंदर हम किसी भी प्रकार के कृषि यंत्र का उपयोग नहीं करते, वहां पे अपन दो प्रकार की रासायनिक खरपतवार नाशियों का उपयोग करते हैं, तो इसका नाम पड़ जाता है जीरो टिलेज यानी कि शून्य भू परिष्करण। इसके जो फादर हैं वो हमारे जेंथ्रो टूल साहब नहीं है, इसका जो फादर है वो है जीबी ट्रिपलेट। तो ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस चीजों का अपने को थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। जीरो टिलेज के जनक पूछ लें तो अपने को बताना है जीबी ट्रिपलेट। अगर आपसे प्रश्न पूछ लें टिलेज के जनक कौन है? जेंथ्रो टूल। खरपतवार शब्द किसने दिया था? जेंथ्रो टूल ने दिया था। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि खरपतवार के जनक किसे माना गया है? जेंथ्रो टूल को माना गया है। इनकी बुक का नाम क्या था? तो ट्रिपल एच था। इसे अपन किस नाम से जानते हैं? हॉर्स होइंग हस्बेंड्री के नाम से जाना जाते हैं। इस चीज का आपको अवश्य रूप से ध्यान रखना है। ये हमारी पहली स्लाइड थी, तो मैंने सारा आपको बता दिया है, साथ साथ में आप लोग नोट्स भी बनाते जाइए। आगे अगर मैं बात करूं साथियों इसकी डेफिनेशन यानी कि इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, किसकी परिभाषा क्या हो सकती है, तो हम किस टॉपिक को रीड आउट कर रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं साथियों खरपतवार को। देखो खरपतवार टॉपिक काफी बड़ा भी है, तो इसलिए बच्चे डर जाते हैं कि इतना बड़ा टॉपिक हम लोग कैसे कवर कर पाएंगे। तो आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं कि वे पौधे जो हमारी मुख्य फसल के साथ में, देखो नोट्स आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे ऐप के ऊपर, फिर भी मैं यहां से बोल रहा हूं तो आप लोग खुद भी बना सकते हो। वे पौधे जो हमारी मुख्य फसल के साथ में भोजन, स्थान, वायु, प्रकाश, जल एवं CO2 इनके लिए क्या करते हो? प्रतिस्पर्धा करते हो, जिसके चलते हमारी जो फसल है, फसल की उपज में कमी आ जाती है एवं फसल की गुणवत्ता भी जो है वो क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। गुणवत्ता में भी क्या आती है? कमी आती है। उसे अपन लोग क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। हमारी मुख्य फसलों के साथ में उगने वाले वे पौधे जो हमारी मुख्य फसल के साथ में भोजन, स्थान, वायु, प्रकाश, जल, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आदि के लिए क्या करते हैं? प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिसके चलते हमारी फसलों के अंदर जो उपज है एवं क्वालिटी जो है उसके अंदर क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। यहाँ भोजन का मतलब क्या हो गया? पोषक तत्वों से ही है। पोषक तत्व जो है आधे अपन डालते हैं, तो मतलब कहने का मतलब जैसे अपन पोषक तत्व डाले तो आधे पोषक तत्व हमारे खरपतवार जो है अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए उपयोग में लेके आ जाते हैं। ये जगह भी घेरते हैं, ये वायु भी उपयोग में लेके आते हैं, लाइट जो है इसमें भी ये बाधा डालते हैं, जल को भी अवशोषित करते हैं, उसके साथ साथ में CO2 को भी अवशोषित करते हैं, जिसके चलते हमारी फसलों के अंदर ये कंपटीशन पैदा करते हैं, जिसकी वजह से फसल की उपज में क्या आती है? भारी कमी आती है। लेकिन अगर आपसे एक और परिभाषा के बारे में अगर मैं कहूं तो वे पौधे, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रख के पढ़ना है। वे पौधे जो अनचाही या अनचाहे आप बोल सकते हो, अनचाहे स्थान एवं अनुपयुक्त समय पर लग जाते हैं, अनुपयुक्त समय पर उग जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं?
वो भी खरपतवार कहलाते हैं। तो मैंने आपको दो परिभाषाएं लिखाई हैं, इस चीजों का आपको स्पेशल वन ध्यान रख लेना है। अगर वो खरपतवार की परिभाषा पूछ रहा है तो अपने को बताना है कि वे पौधे जो हमारी मुख्य फसल के साथ में उगकर भोजन, स्थान, वायु, प्रकाश, CO2, जल आदि के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिसके चलते हमारी फसलों की उपज एवं गुणवत्ता में कमी आ जाती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, खरपतवार कहते हैं। दूसरी परिभाषा आपसे पूछे कि वे पौधे जो अनचाहे स्थान या जगह एवं अनुपयुक्त समय पर उग जाते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, खरपतवार के नाम से जानते हैं। क्या ये बात आपके पल्ले पड़ी? तो बिल्कुल आप लोग इसको इजी वे में लिख लें। अगर आपको थोड़ा सा नहीं दिख रहा है तो आप इस प्रकार से आराम से देख पाओगे। क्या बातियों, ये बात आपके समझ में आए साथियों? आगे चलते हैं। अब एक चीजों का थोड़ा सा ध्यान रख लेना, हमारा सबसे जो मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है वो आ रहा है खरपतवारों से होने वाली हानियां। खरपतवारों से होने वाली हानियां, इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। 5 से लेके मैं 7 प्रकार की आपको हानियां बताऊंगा, उसको आपको एग्जामिनर बार बार एग्जाम के अंदर पूछता है। हालांकि आपने आरबीएससी के अंदर थोड़ी बहुत चीजें पढ़ रखी है, लेकिन हम लोग यहाँ पे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से करवाने वाले हैं। अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये चीजों का ध्यान रख लेना, जो हमारे खरपतवार हैं, खरपतवारों का फसल उत्पादन पर प्रभाव। नंबर 1 पॉइंट अगर मैं बात करूं तो ये क्या मैं कह रहा हूं, खरपतवारों का फसल उत्पादन पर प्रभाव। क्या हमारी ये फसलों को प्रभावित करते हैं? बिल्कुल साफ करते हैं। जिसके अंदर आप लोग देखते हो तो इस चीजों का थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, जो आपके बायोलॉजिकल फैक्टर हैं, जिसे अपन जैविक कारकों के नाम से पुकारते हैं। ये एक तरफ मैं टेबल बना रहा हूं, एक तरफ आपके जैविक कारक हम लोगों ने रख लिया, उसके साथ साथ में एक तरफ हमारे को क्या कर लेना है, एक तरफ हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रख लेना है फसल उत्पादन में हानि। फसल उत्पादन में ये कितनी हानि कर सकते हैं, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। तो थोड़ा सा ध्यान रख लें, खरपतवार हमारी फसलों को कितना नुकसान कर सकता है, रोग हमारी फसलों को कितना नुकसान कर सकते हैं, कीट हमारी फसलों को कितना नुकसान कर सकते हैं, ये एग्जामिनर सीधा सीधा पूछता है। अगर मैं सबसे पहले अगर अपने पॉइंट की बात करूं तो सबसे पहले जो खरपतवार हैं ये हमारी फसलों को कितना नुकसान कर सकते हैं, तो फिक्स अगर क्राइटेरिया पूछे तो अपने को बताना है 33%, 33% तक ये नुकसान करने का कार्य करता है। उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो कीटों के द्वारा यानी कि इंसेक्ट जो है वो लगभग 26% तक नुकसान करने को देखता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं डिजीज यानी कि रोगों की अगर बात करें तो रोग जो है लगभग आपके 20% तक हमारी फसलों को नुकसान करते हैं। कुछ अन्य कारक हो गए जैसे कि आपके चूहे हो गए, गिलेरी हो गई, कुछ नीलगाय वगैरह, ये भी फसलों को नुकसान करती है। ये जो आंकड़ा है लगभग 21% के आसपास रहता है। अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 की, यहां से एक बार प्रश्न आया था एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 कि सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो आप लोगों का खरपतवार के द्वारा किया जाता है। और लगभग ये जो रेंज चलेगी वो चलेगी 30 से लेके 35%। एग्जैक्टली पूछ रहा है तो हमारे को बताना है साथियों 33%। अगर देखो आगे में बढ़ने का कार्य करता हूं तो ऐसी कौन सी फसल है जिसको सबसे ज्यादा खरपतवार प्रभावित करते हैं। अगर मैं बात करूं हॉर्टिकल्चर क्रॉप की, किसकी मैं बात करूं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप की, जो आपकी भूमिगत फसलें होती है, जो भूमि के अंदर लगती है। जैसे कि अगर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले नंबर लगता है चुकंदर का। किसका नंबर लगता है? चुकंदर यानी कि शुगर बिट। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का जो आलू है ये भी भूमिगत फसल है, और उसके साथ साथ में जो आपका प्याज है ये भी भूमिगत फसल है। ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है किसके द्वारा? हमारे खरपतवारों के द्वारा। क्योंकि आप लोग जानते हो जो भूमि के अंदर फसलें लगती है उनको अपन नाली प्रणाली के द्वारा सिंचाई करते हैं और वहां पे नमी का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। नमी पाकर ये खरपतवार अंकुरित हो जाते हैं, उनको भोजन मिल जाता है, पोषण मिल जाता है। इसके चलते हमारी फसलों को नुकसान होने को देखने को मिलता है। लेकिन एक चीज का अपने को ध्यान रख लेना है कि हमारे एग्रोनॉमी के अंदर हम किन किन को याद करें। अगर मैं बात करूं साथियों एग्रोनॉमी की यानी कि शस्य विज्ञान की फसलों की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो है सीधी बुआई वाला चावल है, सीधी बुआई वाला धान या आप बोल सकते हो चावल। देखो धान और चावल में फर्क होता है। अगर ऊपर से कवर लगा हुआ है तो उसे अपन धान कहेंगे, पैडी कहेंगे। जैसे कि आप लोगों ने गेहूं तो पका ही देखा होगा, तो गेहूं के ऊपर एक कवर होता है,
उस कवर को हटा दिया जाता है, फिर उसके बाद में हमारे पास गेहूं होता है। वैसे कि वैसे हमारे को ध्यान रखना, अगर कवरिंग है तो वो तो धान है, पैडी है। अगर कवर हट जाता है, जो आपको मार्केट के अंदर दुकान के अंदर मिलता है, चावल दो प्रकार के भी आते हैं, व्हाइट और एंड ब्राउन, यानी कि भूरा और सफेद चावल, वो चावल है। तो इस चीजों का ध्यान रखना। सीधी बुआई वाला जो आपका धान है, इसको सबसे ज्यादा खरपतवारों के द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है। देखो, अगर मैं बात करूं साथियों चावल की, क्या चावल की अगर मैं बात करूं तो चावल को अपन दो प्रकार से लगा सकते हैं। एक तो आप नर्सरी बनाकर इसको रोपित कर सकते हो, नर्सरी बनाकर इसको आप लोग क्या कर सकते हो, रोपित कर सकते हो। उसके साथ साथ की अगर बात करूं तो आप इसको सीधी बुआई के रूप में भी दे सकते हो, यानी कि आप लोग इसको डायरेक्ट जो है सोइंग कर सकते हो, यानी कि गेहूं की तरह छिड़काव करके आप लोग आराम से इसको उपयोग में लेके आ सकते हो। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि यहां पे क्या होता है, जब अपन लोग नर्सरी तैयार करते हैं, जब नर्सरी तैयार की जाती है, उस समय कंडीशन क्या रहती है कि हमारा पूरा खेत पानी से भरा रहता है, उस समय खरपतवार आसानी से नहीं उग पाते हैं। लेकिन जैसे अपन सीधी बुआई करने का कार्य करते हैं, तो सीधी बुआई के अंदर आप लोग देखोगे तो यहां पे हम लोगों को स्पेशल वन ध्यान देना है कि यहां पे हमारी फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। लगभग अगर आप मान के चलो तो 18 से लेके 85% तक हमारी फसलों को नुकसान देखने को मिलता है। किसके द्वारा? आपकी सीधी बुआई वाला अगर आप धान उपयोग में लेके आ रहे हो खेती करने के लिए, तो बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। लगभग 40 से लेके 70% रह जाती है, तो 18 से लेके 85% के बीच में आपको दायरा ध्यान रख लेना है। यही एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 के अंदर पूछा जा चुका है। अगर मैं बात करूं सर, तो फिर नर्सरी के अंदर अगर अपन रोपाई करते हैं तो क्या खरपतवार नहीं लगते? जनाब, ये भी खरपतवार लगते हैं, लेकिन उतने नहीं लगते। लेकिन नर्सरी के अंदर 35 से लेकर 40% तक अगर अपने खरपतवार देखने का प्रकोप देखने को मिलता है। तो सीधी बुआई वाला चावल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चीजों को हमारे को भूलना नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर आता है। तो एक चीज का आपने को स्पेशल वन ध्यान रख लेना। एक अपने पास जब अपन पढ़ने के लिए आई गए, तो एक शब्द मेरी ओर से आप और पढ़ लो कि सर एक हमने नाम सुना है फाउलिंग फसलें, ये आती है। फाउलिंग फसलें क्या होती हैं? फाउलिंग फसलें क्या होती हैं? वे फसलें जो खरपतवारों को उगने के लिए बढ़ावा देती हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं? फाउलिंग क्रॉप कहलाती है। और फाउलिंग क्रॉप का सबसे जो अच्छा एग्जाम्पल है वो है सीधी बुआई वाला धान। तो सर क्या ये कहता है कि हमारे खरपतवार साहब आओ आओ, आपके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है, आप नहीं आओगे तो मैं जीऊंगा नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। होता जनरली क्या है कि अपन क्या है, सीधी बुआई वाले चावल के बाद में पानी देते हैं। पानी के अगर दोगे तो सीधी सी बात है वहां पे नमी रहेगी। अगर वहां नमी रहेगी तो सीधी सी बात है वहां पे खरपतवारों का प्रकोप बढ़ जाता है। वे फसलें जो खरपतवारों के आक्रमण को बढ़ावा देती है, इस चीजों को आप लोग नोट आउट कर लें। अपन जब क्रॉप्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा, तो थोड़ा सा स्पेशल वन ध्यान रखें। फिर भी अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो फाउलिंग क्रॉप्स बिल्कुल इजी है। फाउल फाउल का मतलब कुछ गलत हो रहा है, गलत गोल चला गया है। गलत का मतलब है किसी फसल ने अगर गलती कर दी, वो चावल गलती करता है, जिसकी वजह से हमारी फसलों को खरपतवारों के द्वारा नुकसान देखने को मिलता है। अब यहां एक मैं आपको कंसेप्ट और बता रहा हूं। काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो यहां प्रॉब्लम पैदा कर देते हैं। चलो पहला तो नाम बड़ा है, क्या नाम है? सबसे पहले खरपतवार शब्द है, तो खरपतवार चलो बड़ा है, बड़े के साथ में बड़ा आंकड़ा, ये तो समझ में आता है सर। लेकिन हम लोग सर यहां कंफ्यूज होते हैं। कभी रोग पूछता है तो कीट का दे देते हैं कि भाई 26 या 20% में। तो थोड़ा सा ध्यान रखो, सबसे पहले ऊपर कबूतर वाला रहता है। आपको क ख घ ड़ तो आते होंगे, तो पहले तो क्या आता है? क आता है, र तो आपको पता है सबसे नीचे है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, रोगों को अपने को याद कर लेना है। रोग में हमारे पास कितना था? 20 में हमने प्लस कितने किए? 6, तो हमारे पास कितने आ गए? 26 में हमने प्लस किए 7, तो हमारे पास कितने आ गए? 33। तो ये इस प्रकार से आपको याद कर लेना है, इस चीजों को हमारे को भूलना नहीं है। मेरे साथ में आप लोग स्क्रीनशॉट भी लें। मैं आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रयास कर रहा हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। और यहाँ पे मेरे को स्क्रीन भी दिख रही है लैपटॉप में सामने, यहाँ पे पूरा का पूरा आपको स्क्रीन बिल्कुल इजी वे से दिख रही होगी, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए आगे। अगर मैं बात करूं तो ये सबसे पहले जैविक कारक हैं। जैविक कारक और सामने क्या है? फसल उत्पादन को हानि। चलिए अगर अपन नंबर सेकंड की बात करें, नंबर सेकंड एक कंडीशन की मैं बात करूं तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्या ये मानव स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं? ये जो आपके खरपतवार हैं मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं कि नहीं करते हैं, इसके बारे में ये कह रहा है। तो देखिए, आप खुद को ही पता है, एक हमने नाम सुना होगा गाजर घास का, ठीक है। अब ये गाजर घास और जंगली गाजर, काफी बच्चे ये सोचते हैं कि सर एक ही है। नाम मुना ना, ऐसी गलती ना करनी तेरे को।
गाजर घास और हमारा जंगली गाजर में रात दिन का फर्क होता है। क्लियर है? गाजर घास तो एक सजावटी पौधा होता है जिसको ऊपर फूल वगैरह आते रहते हैं, गाजर उसी प्रकार का होता है लेकिन वो जंगली प्रजाति है। एक चीज का ध्यान रख लेना, अगर मैं इसकी मैं बात करूं तो इसका जो नाम होता है वो होता है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। क्या नाम होता है साथियों? पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। देखो इसको अपन आगे और डिटेल से पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा सा मैं केवल और केवल बता रहा हूं। ये इसका बोटनिकल नेम है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। इसको अपन कांग्रेस घास के भी नाम से जानते हैं, इसको अपन मुंसीपियर घास के भी नाम से जानते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इसके जो फूल होते हैं वो हमेशा शीर्ष वाले हिस्से में आते हैं, और जो शीर्ष वाला हिस्सा रहता है ऊपर वाला, उसका कोई भी ऐसा पौधा हो जिसके फूल हमेशा शीर्ष भाग में आए, उसका जो परिवार होता है वो होता है एस्ट्रेसी। कौन सा परिवार होता है? एस्ट्रेसी। इस चीजों का हमारे को ध्यान रख लेना है। एस्ट्रेसी का ही दूसरा नाम है कंपोजिटी। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गाजर घास का कुल कौन सा है, कंपोजिटी या फिर एस्ट्रेसी। इस कुल की क्या विशेषता होती है जिसके फूल हमेशा टॉप वाले भाग पे आ जाते हैं? तो एक चीज का हमारे को ध्यान रख लेना है, खरपतवारों का राजा यही है, इस पे अपने को स्पेशल वन ध्यान रख लेना है। अगर मैं गाजर घास की बात करूं तो देखो गाजर घास के जो परागकण है ये अगर मानव की श्वसन नलिका में फंस जाए, किसमें? मानव की श्वसन नलिका के अंदर फंस जाए तो मानव में श्वसन से संबंधित रोग उत्पन्न हो सकते हैं। श्वसन से संबंधित रोग उत्पन्न हो सकते हैं, और ये प्रश्न आ रखा है इसलिए कोई बच्चा गलती नहीं करे, जिसके चलते मानव के अंदर विशेष प्रकार का एक रोग उत्पन्न हो जाता है, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? अस्थमा, या फिर आप उसको दूसरी भाषा में बोलते हो दम्मा। अस्थमा बोल दो, दम्मा बोल दो। क्या होता है? गाजर घास की अगर परागण मानव की श्वसन नलिका के अंदर फंस जाते हैं तो ये श्वसन से संबंधित रोगों को उत्पन्न करते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं? अस्थमा या फिर दम्मा रोग के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी क्या होता है, गाजर घास जो है इसके पौधा अगर हमारे शरीर के टच में आ जाता है तो भी हमारे यहाँ पे एलर्जिक रोग जो है वो उत्पन्न हो सकते हैं। त्वचा से संबंधित रोग भी ये उत्पन्न करने का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, एक हमारे एग्जाम्पल के, एक तो एग्जाम्पल हमारा किसका हो गया? गाजर घास का हो गया। एक एग्जाम्पल मैं आपको और बता देना चाहता हूं, जैसे कि अगर मैं बात करूं साथियों, एक हमने नाम सुना होगा एक विशेष प्रकार की रबी की फसल जिसका नाम है सरसों। सरसों का नाम होता है ब्रिसिका जुंजिया, जो भारतीय सरसों है। इस सरसों के साथ के अंदर स से सरसों, स से सत्यानाशी, ये सत्यानाशी है, ये खरपतवार हैं। इस खरपतवार का जो बोटनिकल नेम होता है वो होता है आर्जीमोन मैक्सिकाना। क्या नाम होता है साथियों? आर्जीमोन मैक्सिकाना। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो ये इसका एक आपत्तिजनक खरपतवार है, ऑब्जेक्शनल वीड है। अगर सरसों के बीज अगर सत्यानाशी के साथ में मिश्रित हो जाए तो अगर इससे बनने वाला अगर अपन तेल खाते हैं तो इस तेल को खाने के बाद में मानव के अंदर एक विशेष प्रकार का रोग उत्पन्न होता है, उसे अपन बोलते हैं ड्रोप्सी। ये भी प्रश्न आ रखा है कि ड्रोप्सी सरसों के साथ में सत्यानाशी के अगर बीज मिक्स हो जाएं और उनसे बनने वाला तेल अगर आप खाते हो तो इसे अपन जो है क्या हो सकती है? ड्रोप्सी हो सकती है। इस चीजों का हमारे को ध्यान रख लेना है कि सर हमने तो कभी ड्रोप्सी के बारे में नहीं सुना। जैसे आप लोग गूगल करोगे तो आपको ड्रोप्सी के बारे में दो चीजें दिखाई देगी, जो घुटने होते हैं उनके बीच में जो जॉइंटिंग है वहां पे डिफरेंट आ जाता है, वो भी ड्रोप्सी है। लेकिन यहाँ पे एक विशेष प्रकार का जो अंधापन है, विशेष प्रकार का क्या अंधापन है, जिसके चलते हमारे शरीर के अंदर क्या हो जाती है? ड्रॉप्सी हो जाती है। क्या ये बात आपको पल्ले पड़ी? ये मानव स्वास्थ्य के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में मैंने आप लोगों को चीजें बताई हैं। क्या ये आपकी बात पल्ले पड़ी? यस। आगे बढ़ने का कार्य करते हैं। नंबर 3 पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो नंबर जो 3 पॉइंट है यहां पे अगर बात करें, जो आपका पशु है, ठीक है, पशुओं की स्वास्थ्य एवं उत्पाद पर प्रभाव और खरपतवारों का प्रभाव आप लोग लिख सकते हो। खरपतवारों का प्रभाव, देखो मैंने ये टॉपिक पहले करा नहीं रखा था आप लोगों को YouTube के ऊपर, लेकिन अब आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रख लेना है कि ये बेहतरीन और बहुत शानदार तरीके से करवाया जा रहा है। किसी भी प्रकार की समस्या आए तो आप लोग मुझे बेझिझक कभी भी कॉल फोन किसी प्रकार का कर सकते हो, नो डाउट। फसल जो है इसमें खरपतवार का पशुओं के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, देखो मैं आपको बहुत अच्छा केस सुनाता हूं। आपने एक नाम सुना होगा ज्वार का,
ज्वार का जो पौधा होता है ना, जैसे कि ये ज्वार का पौधा है, ये ज्वार की क्या है साथियों, जड़ें हैं। जड़ों के अंदर एक विशेष प्रकार का हानिकारक रसायन बनता है जिसे अपन बोलते हैं ध्यूरिन या धुरिन के नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एक्शन होता है। जब कभी भी पाला पड़ जाए या फिर वातावरणीय कंडीशन सही नहीं हो या अपन ने डैमेज कर लिया, तो ये क्या होता है, ध्यूरिन जो है ये बनता कहां पे है, जड़ों के अंदर बनता है, और उसके बाद में ये ट्रांसफर कहां हो जाता है, पत्तियों के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि स्थानांतरित हो जाता है। अब इसकी उपलब्धता कहां है, HCN की उपलब्धता कहां है, साइनोजेनिक ग्लूकोसाइड की उपलब्धता कहां है, तो ये उपलब्ध हो जाने लग जाता है पत्तियों को। अगर ये पत्तियों को जैसे अवेलेबल हो गया और इसको हमारे पशुओं ने अगर गलती से खा लिया, अगर ये पशु हमारा गलती से खा लेता है, तो पशुओं के अंदर सांस लेने के अंदर क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा पशु बेचारा क्या हो जाता है, मर जाता है। या फिर आप लोगों का जो गर्भित पशु है उसका बच्चा जो है वो पेट के अंदर ही मर जाता है। इसलिए हमारे को थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। हमेशा बताया जाता है कि इसकी मात्रा 50 ppm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इस चीजों का ध्यान रख लेना है। जब लेकिन अपन ज्वार पढ़ेंगे तब यहाँ पे बातें करेंगे, अब यहाँ पे ये बात नहीं होगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि ज्वार का नाम क्या है, ज्वार का तो नाम रहता है भैया सोरगम बाइकोलर। सारे नाम आप लोगों को आते हैं, कहीं ना कहीं एग्रोनॉमी का फैक्टर यही है कि एक दूसरे से पॉइंट क्लियर रहते हैं, लेकिन होटी के अंदर सारे पॉइंट एकदम से क्लियर नहीं रहते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। लेकिन ये तो ज्वार की बात हो रही है, तो ज्वार के साथ में ज्वार की जो जंगली प्रजाति है, क्या जंगली प्रजाति, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, जिसे अपन बोलते हैं साथियों जंगली ज्वार। क्या बोलते हैं, जंगली ज्वार बोल दो, ठीक है। इसी का ही दूसरा नाम है जोहन्सन घास, जोहन्सन घास या जॉनसन घास भी बोलते हैं लोग इसे। जोहन्सन मैंने लिख रखा, एक ही बात है। इसका नाम क्या है बोटनिकल, इसका नाम होता है सोरगम हेलीपेंस। क्या नाम होता है, सोरगम हेलीपेंस। देखो ये तो सिंपली ज्वार है और ये इसकी जंगली प्रजाति है जिसे अपन जंगली ज्वार कहते हैं। इस जंगली प्रजाति के अंदर लगभग 8 से लेके 10 गुना तक अधिक मात्रा के अंदर क्या देखने को मिलता है, HCN देखने को मिलता है। अगर इसको पशु हमारा खा लेता है तो पशु की क्या हो जाती है, तुरंत डेथ हो जाती है। इस चीजों का ध्यान रख लेना, ये स्पेशल वन है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे की अगर मैं बात करूं तो एक हमारे साथ में एक एग्जांपल और पूछता है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, आप लोगों के जो पशु हैं उससे बनने वाले कुछ उत्पाद होते हैं, जैसे कि हमारा दूध होता है, दूध के साथ में आगे की सारी चीजें बनती, चाहे बटर हो, चाहे अगर मैं बात करूं तो उसके साथ साथ में आप लोग उसके मैनेज कर सकते हो, जैसे कि दूध है, दही है, ये सारी की सारी चीजें हमारे बटर से ही बनती है। तो थोड़ा सा अपने को ध्यान रख लेना है। अगर हमारे पशु क्या कर देते हैं, जैसे कि जंगली प्याजी खा ली या फिर जंगली गाजर खा लिया या फिर आप लोगों के कासनी खा ली, इसको खाने से हमारा जो दूध है, दूध के अंदर क्या आने लग जाती है, दुर्गंध आने लग जाती है। इसको हमारे को, सर थोड़ा पंखा बंद कर दो, लाइट गई ना, तो इसमें क्या होने लग जाती है, दुर्गंध आने लग जाती है। तो अपने को इसका स्पेशल वन ध्यान रख लेना है। क्या ये बात आपके पल्ले पड़ी? तो जंगली प्याजी, जंगली गाजर, स्पेशल वन कासनी, जैसे अपन चिंकोरियम एंटाइबस के नाम से जानते हैं, इसकी वजह से दूध के अंदर दुर्गंध आने लग जाती है। एक बार RS के अंदर प्रश्न आया और प्रश्न की आप लोग लैंग्वेज देखिए। प्रश्न पूछा गया कि पशुओं के द्वारा प्राप्त होने वाले दूध के अंदर उसकी जो गुणवत्ता है वो कौन से सीजन या फिर कौन से ऋतु के अंदर खराब हो जाती है, आपके बरसात के समय, गर्मी के समय, सर्दी के समय, या इनमें से कोई नहीं। तो अपने को पता है कि बारिश के समय क्या होता है, जैसे बारिश होती है तो उस वजह से वहां पे नमी मिलती है, वहां पे खरपतवार बहुत अपने आप ही उग जाते हैं और पशुओं को ये पता नहीं रहता कि ये खरपतवार हैं और वो खरपतवारों को भी खा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पशुओं के अंदर उसका जो दूध है उसके अंदर भी विशेष प्रकार की बदबू आती है। दूध के साथ में जैसे कि अगर बकरी वगैरह ये भी खा के आ रखी है तो उसका जो मांस वगैरह आप लोग किसी का उपयोग में लेके आ रहे हो किसी पशु का, तो मांस के अंदर भी दुर्गंध आना स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद में बनने वाले दूध के सारे जो प्रोडक्ट हैं उसके अंदर हमारे को ये लफड़ा देखने को मिलेगा।
कि यह आपके बात पल्ले पड़ी। तो ये था हमारे पशुओं के स्वास्थ्य पर खरपतवारों का क्या प्रभाव है और उनसे मिलने वाले उत्पाद के ऊपर भी क्या प्रभाव है। इस चीजों को हमारे को थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। कई बात आपके पल्ले पड़ी। यस वन लाइट आ चुकी है हमारे पास, एक बार फिर से आप लोग इसको क्लियर कर लेना, ठीक है ना। ये RS है ना, RHS नहीं है। चलिए, ये हमारे दो फैक्टर थे जिसमें अपने को ध्यान रखना है। प्रश्न ये भी आ रखा है कि ड्यूरिन का निर्माण कहां होता है, तो साहब ये जड़ों में होता है, परंतु ये स्थानांतरित कहां हो जाता है, पत्तियों के अंदर हो जाता है, और यहां से ग्लूकोज जो है वो हट जाता है, जिसकी वजह से ये हानिकारक करने का कार्य करता है। बताइए जरा, कमेंट भी जरूर कीजिएगा अगर क्लास समझ में आ रही है तो। बिल्कुल, तो इसमें अपने को थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए चलिए, ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 हो गया। आगे बढ़ने का कार्य करते हैं। जैसे कि कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, सौंदर्यता को कम कर देते हैं, सौंदर्यता को कम कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, इसके अंदर 2 पॉइंट अपन देखने को मिलेंगे। एक पॉइंट जो है, जैसे कि कुछ ऐसे हैं जो जलाशय की सौंदर्यता को कम कर देते हैं, जलाशय की सौंदर्यता को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। एक हमारे भूमि की जो सौंदर्यता है उसको भी क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। इसके अंदर हमारे को एक चीज का ध्यान रख लेना है। जलाशय की अगर मैं बात करूं, यानी कि आपके तालाब हैं या फिर आपकी नदियां हैं या फिर समुद्र हैं, यहां पे क्या होते हैं, जलीय खरपतवार लगते हैं। और जलीय खरपतवारों के अंदर हमारे पास जो स्पेशल वन रहती है वो रहती है जलकुंभी। इस जलकुंभी का जो बोटनिकल नेम है वो है आइकोर्निया क्रेसिपेस। क्या नाम है इसका, आइकोर्निया क्रेसिपेस। इस चीजों का हमारे को क्या रखना है, ध्यान रख लेना है। ये जो आपकी जलकुंभी है, ये जलकुंभी क्या करती हैं, जलाशयों के अंदर उग जाती है, और उसकी वजह से जलाशय जो है वो प्रदूषित हो जाते हैं। और इसको अपन और भी नाम से जानते हैं। बंगाल के अंदर इसका सबसे ज्यादा प्रकोप देखने को मिलता है, इसलिए इसको बंगाल का दुख, बंगाल का आतंक के नाम से भी जानते हैं। और इसका नाम आइकोर्निया क्रेसिपेस होता है। इस चीजों का ध्यान रखना। जलकुंभी कहां खटकती है, आंखों में, और आंखों में क्या होता है, कॉर्निया। ये अपने को याद होनी चाहिए, नहीं तो मामला आप लोग फिर खराब करके बैठ जाओगे। आगे बढ़ने का कार्य करते हैं। आपने एक खरपतवार तो नाम तो जरूर सुना होगा। इस खरपतवार का नाम है मोथा। क्या नाम है, मोथा। देखो ये मोथा बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे काफी प्रश्न आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये जो मोथा है, इसका पहली बात बोटनिकल नेम क्या है, इसका जो बोटनिकल नेम है वो है साइप्रस रोटेंडस। क्या नाम है भैया, साइप्रस रोटेंडस बोल सकते हो या रोटुंडस बोल सकते हो, रोटुंडस। ये इसका क्या है, बोटनिकल नेम है। तो आपने अगर मोथे को अगर नहीं देखा है या फिर आपने कभी सुना भी नहीं है, तो अपने इधर में बाड़मेर, जैसलमेर या राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो खेतों के अंदर आप लोग देखते हो तो बकरियां इसको खाना बड़ा पसंद करती है। घास के जैसे पॉइंट्स बाहर निकले होंगे, जिसे अपन इधर की लोकल भाषा में मिंजल के नाम से भी जानते हैं। उसको आपने देखा होगा कि जैसे आदमी उसको तोड़ने लगता है तो वो पीछे गिर भी जाता है, इतना ये अंदर धसा हुआ होता है। तो देखो, जैसे कि अगर मैं मोथी को देखूं, जैसे कि ये हमारा एक मोथा है, ये इसका तना है और ये इसकी लंबी सी जड़ है। तो यहां पे इसका क्या होता है साथियों, ये होता है इसका ट्यूबर। क्या होता है भाई, ट्यूबर, या आप इसको क्या लिख सकते हो, कंद लिख सकते हो। तो यहां पे जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो ट्यूबर या फिर कंद के अंदर क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। मोथा जो है कंद या फिर इसको ट्यूबर के अंदर संश्लेषित कर लेता है, जिसकी वजह से इसकी जड़ें जो हैं बड़ी गहराई के अंदर जाती है। इसलिए इसको जैसे अपन तोड़ने का प्रयास करते हैं तो नहीं टूट पाते, और ये ट्यूबर जो है जमीन के अंदर पड़े रहते हैं और नेक्स्ट सीजन के अंदर भी ये लफड़ा पैदा कर देते हैं। लेकिन अपने को स्पेशल वन इतना ही ध्यान रख लेना, जो आपका जो मोथा है इसका अपने को ध्यान रख लेना है कि ये दुनिया का सबसे समस्याग्रस्त खरपतवार है। ये दुनिया का सबसे समस्याग्रस्त खरपतवार कौन सा है, आपका मोथा है, जिसका नाम क्या होता है, साइप्रस रोटेंडस। और इसका जो कुल है वो कौन सा है, साइप्रेसी। कौन सा कुल है, साइप्रेसी कुल है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लें ये कैसी कैटेगरी का है, किस प्रकार का है, तो इसका जो प्रकार आपसे प्रश्न पूछ लें तो अपने को बता देना ये सेज प्रकृति का खरपतवार है। और ये अभी आपके बिहार एग्रीकल्चर ऑफिसर 2024 का जो पेपर लगा था उसके अंदर प्रश्न आ रखा है कि ये निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार आपके सेज प्रकृति का है, SEDGE। तो इसका अपने को थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। या आपको स्पेस दिख रहा है, तो
तो ये है आपके सौंदर्यता को कम करने वाले खरपतवार। जलाशय हो गया, इतना हो गया। आगे बढ़ते हैं अपन लोग। तो थोड़ा सा अपने को पता होना चाहिए, कुछ ऐसे खरपतवार होते हैं, कुछ ऐसे खरपतवार होते हैं जो फसलों की गुणवत्ता को कम कर लेते हैं, जो फसलों की गुणवत्ता को कम कर देते हैं, कम कर देते हैं। अब कम करना, बस इतना समझ में आ जाना चाहिए आपको। देखिए जनरली होता क्या है, मैं बहुत आपको कहानी के माध्यम से सुनाना चाहता हूं। आपने नाम सुना होगा एक फसल जिसका नाम है गन्ना। गन्ने का नाम होता है सेकेरम ऑफिशिनेरम। ये जो आपका सेकेरम ऑफिशिनेरम जो भाइयों है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, कैन कहते हैं, शुगर कैन कहते हैं। क्या बोलते हैं? शुगर कैन के नाम से अपन इसको जानते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, जो गन्ना है इसका एक प्रमुख खरपतवार है, प्रमुख खरपतवार। इस खरपतवार का नाम क्या है साथियों? तो इसका जो नाम है भाइयों वो है स्ट्राइगा। क्या नाम है भैया? स्ट्राइगा। ये जो स्ट्राइगा है इसका दूसरा नाम होता है रुखड़ी। क्या नाम भैया? रुखड़ी। ये नाम किसका है? स्ट्राइगा का है। ये प्रमुख खरपतवार है किसका? गन्ने का। ये कैसा खरपतवार है ये भी आपसे एग्जाम के अंदर प्रश्न आ सकता है। तो आगे अपने पढ़ेंगे ट्रिक्सीएलओएस, कस्कुट्टा, लोरेंथस, ओरोबैंकी और स्ट्राइगा। तो ये भैया है अर्ध जड़ परजीवी, सेमी रूट पैरासाइट वीड है। ये अर्ध जड़ परजीवी, यानी कि आधी जिंदगी जड़ों के ऊपर बिताएगा और उसके बाद में जब खुद बड़ा हो जाएगा तो खुद का भोजन खुद बनाना प्रारंभ कर देता है। ये क्या होता है? गन्ना जो है मुख्यतः हम किसके लिए उपयोग में लेके आते हैं? शर्करा के लिए उपयोग में लेके आते हैं। और इस खरपतवार का आक्रमण बढ़ने की वजह से हमारे गन्ने की जो शर्करा होती है वो क्या हो जाती है? डाउन हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे गन्ने की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो क्या हो जाती है भाइयों? डाउन हो जाती है। अगर अपन स्ट्राइगा थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए आ ही गए तो स्ट्राइगा जो है मुख्यतः C4 पादपों के अंदर लगता है। C4 पादप सर कौन से होते हैं? आपको जो हाइट में बड़े हो वो क्या है? C4 पादप है। लेकिन वो सारे टीचर्स बताते रहते हैं, लेकिन मैं अपने हिसाब से आपको बता देना चाहता हूं, ऐसे अक्षर जिसके अंदर आधा अक्षर आता हो, जैसे कि एक तो आपने देख ही लिया गन्ना, गन्ने के अंदर न देख रहे हो ये आधा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं मक्का का, देख रहे हो ये भी आधा है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं ज्वार की, ज्वार के अंदर देख रहे हो ज भी आधा है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं हमारा बाजरा, सर इसके अंदर आधा कोई अक्षर? अरे कोई आधा अक्षर नहीं है, ये हमारा ज्वार का ही भाई है। खरीफ के अंदर जोड़ी चलती है ज्वार और बाजरा की, और रबी के अंदर जोड़ी चलती है गेहूं और जौ की। क्या बात क्लियर हुई? तो थोड़ा सा वहां कट रहा है ना, अब इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। तो ये हमारे C4 पादप है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 वाला पेपर था, उसके अंदर ये प्रश्न आ रखा है कि साहब एग्रीकल्चर सुपरवाइजर राजस्थान के अंदर जो पेपर लगा था, ज्वार का प्रमुख खरपतवार कौन सा है? स्ट्राइगा है। C4 पादपों का प्रमुख खरपतवार कौन सा है? ये रहा। C4 पादप होते कौन से हैं? जो आपके सामने मैंने 4 लिखे हैं, इनके अंदर C4 चक्र चलता है, इसलिए अपने इसको नाम क्या रख दिया? C4 पादप। ये अपने को पता चला। उसके बाद में आप एक बढ़िया एग्जाम्पल और भी कर सकते हो। सर बताइए जरा कौन सा एग्जाम्पल है दूसरा? जैसे कि हमारी प्लांटेशन क्रॉप है, स्पेशल चाय एवं कॉफी की बात करूंगा, पर मैं यहाँ पे आपके चाय की बात कर रहा हूं। ये जो आपकी चाय है, चाय के अंदर भी एक बहुत प्रमुख खरपतवार लग जाता है। इस खरपतवार का नाम है लोरेंथस। क्या नाम भैया? लोरेंथस। ये सर कैसा खरपतवार है? तो मेरे भाई ये खरपतवार जो है ये है अर्ध तना परजीवी, यानी कि आधी जिंदगी तने के ऊपर बिताएगा, फिर अपना अपना काम स्टार्ट कर देगा। ये क्या करता है? जो हमारी चाय है इसकी गुणवत्ता को क्या कर देता है साहब? खराब कर देता है। क्या ये आपसे याद रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर C, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हमारे को थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। हमारी फसलों के अंदर एक नकलची खरपतवार होता है, उस खरपतवार का जो नाम है वो है हिरणखुरी। क्या नाम है यो? हिरणखुरी। अगर ये हिरणखुरी हमारी गेहूं की साथ में पिस जाती है तो इससे जो बनने वाला जो आटा होता है उसके अंदर खट्टापन आ जाता है। ये हमारा तीसरा केस है। ये हमारी फसलों की गुणवत्ता के ऊपर पड़ने वाला इफेक्ट है। तो ये हमारा 4 नंबर पॉइंट हो गया। 4 के बाद में ये हमारा 5 नंबर भी पॉइंट क्लियर हो गया।
कि यह आपके बात पल्ले पड़ी? देखो, आपने खरपतवार काफी मास्टरों से पढ़ रखा होगा, मैं ये नहीं कहता कि आपने नहीं पढ़ रखा है, आपने बहुत बेहतरीन पढ़ रखा है। अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपने क्यों नहीं पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा। चलिए, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेने, ये हमारा क्या आ गया, गन्ना आ गया, उसके बाद में चाय आ गई। अब देखिए, अगर चलते हैं अपन आगे, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये हमारा सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ खरपतवार कीटों व रोगों को शरण देने का कार्य करते हैं। कीटों एवं रोगों को शरण देना, इसके अंदर सर हमारे को क्या ये भी याद करने पड़ेंगे? साहब, जब नौकरी लगना है तो सब सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। सर ऐसे कैसे पढ़नी पड़ेगी? पढ़नी तो पड़ेगी, नहीं तो नौकरियां इतनी इजी नहीं है भाई। चलिए देखो, बढ़िया चीज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। एक तरफ तो मैं लिख रहा हूं फसल, नहीं ये तो थोड़ा सा देख ही लो। इस एक तरफ अपन लिख लेते हैं कीट एवं रोग, और एक तरफ अपन क्या टेक देते रहे, एक तरफ अपन टेक देते हैं खरपतवारियों। चलो भाई, एलियो। चलिए, सबसे पहले अगर नंबर 1 की मैं बात करूं तो नंबर 1 में मुझे देखना है, सबसे पहले आपने देखा होगा जो आपका टिड्डा है। क्या टिड्डा है, जिससे अपन क्या बोलते हैं, ग्रास होपर कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रास होपर। देखो, एक होती है टिड्डी, टिड्डी को तो कहते हैं साथियों लोकस्ट, लेकिन ये क्या है, ग्रास होपर, यानी कि ये टिड्डा है। ये जो आपका टिड्डा देखा होगा, राम जी का घोड़ा आपने देखा होगा, बारिश के समय बड़ा कूदता रहता है, देखा है ना, ऐसे रंग बिरंगे से होते हैं। लेकिन टिड्डियां थोड़ी साइज में छोटी होती है और लगातार चलती रहते हैं। लेकिन ये देखो, खरीफ का टिड्डा है, उसका नाम क्या होता है, हीरोग्लाइफस बेनियन होता है। वो आपने जनरली देखा होगा कि हमारे यहाँ पे आक का एक वृक्ष लगता है, जैसे अपन आकड़ा भी बोलते हैं, तो भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये जो आपका आक है, इसका जो बोटनिकल नेम है वो तो आपको नहीं पता हो तो आज याद कर लें, इसका नाम है कोलोट्रोपिस। क्या नाम है भैया? कोलोट्रोपिस जिजीटीनिया। क्या नाम है भैया? कोलोट्रोपिस जिजीटीनिया। ये किसका नाम है? आंकड़े का नाम। ये जो आंकड़ा है अपने ऊपर किसको शरण दे देता है? एक टिड्डी को शरण दे देता है। टिड्डा सर क्या है? टिड्डा भाई एक कीट है। तो ये बात आपके पल्ले पड़ेगी। नेक्स्ट वन अपन आगे चलने का कार्य करते हैं। नंबर अगर मैं सेकंड की बात करूं तो एक आपने नाम सुना होगा, चने का फली छेदक। चने का फली छेदक, ये आपका जो चने का फली छेदक है, इसका नाम होता है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। आपने नाम सुना होगा चिनोपोडियम एल्बम। चिनोपोडियम एल्बम, ये किसका नाम होता है? बथुए का नाम होता है। और बथुआ अपने ऊपर चने के फली छेदक को अपने ऊपर शरण दे देता है। अगर मैं स्पेशल वन रोगों की बात करूं तो गेहूं का जो रोली रोग है, ये ध्यान रखना, गेहूं का रोली रोग। देखो, ये भी बड़ी कहानी इंटरेस्टेड है। हालांकि पैथोलॉजी भी जब मैं ही पढ़ाता हूं तो आपको कोई लोड लेने की आवश्यकता ही नहीं है साहब। देखो होता क्या है, जैसे कि मैं आपको 2 मिनट आपके और खराब करूंगा। सर ऐसे कैसे 2 मिनट खराब कर लोगे यार? मन है तो भी तुम थोड़ा ध्यान दे लो। जैसे कि ये हमारे पास एक गेहूं का पौधा है। किसका पौधा है? गेहूं का पौधा है। सबसे पहले हमारे को थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। पहले हमारे को क्या दिख रहा है? तना। तने के बाद में क्या दिख रही है? पत्ती। और पत्तियों के अंदर जो सिराएं हैं, इसे अपन क्या बोलेंगे? स्ट्राई। क्या बोलेंगे? स्ट्राई। तो रोलियां कितने प्रकार की? तना रोली। तना रोली के बाद में कौन सी रोली आती है? पत्ती रोली। पत्ती रोली के बाद में कौन सी आती है? स्ट्राई रोली। तो थोड़ा सा पहले ध्यान रखना है, तना रोली को ही अपन बोलते हैं काली रोली, यानी कि ब्लैक रस्ट। पत्ती रोली को अपन बोलते हैं भूरी रोली, यानी कि ब्राउन रस्ट। और स्ट्राइप रोली को अपन बोलते हैं पीली रोली। ये एक ही सब बातें हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि साहब ये क्या आ गया। थोड़ा सा अभी देखो, इधर साहब ने दिख रहा होगा आपको साफ साफ। ये स्ट्राइक को अपन क्या बोलते हैं? पीली रोली। गेहूं के अंदर 3 प्रकार की विशेष रोलियां लगती है, और इसको रोली को लगाने वाली एक प्रमुख फफूंद होती है, और इस फफूंद का नाम क्या है? पक्षीनिया। क्या नाम है? पक्षीनिया। देखो ये फफूंद जो है पक्षीनिया है, मियां नहीं। यहाँ पक्षीनिया फफूंद जो है, जब ये गेहूं रहता है ना तो गेहूं के ऊपर रहती है। जब ये गेहूं कट जाता है तो फिर ये फफूंद कहां चली जाती है? तो ये फिर फफूंद जो है भैया ध्यान रखना, एक बारबेरी का पौधा आता है, इसका स्पेशल ध्यान रख लेना कि भैया हमारी पक्षीनिया फफूंद किस प्रकार के पौधे पर आश्रित रहती है? तो बारबेरी के पौधे पर आश्रित रहती है। उसी प्रकार से गेहूं के अंदर जो रोली रोग लगता है, ये हमारे
एक घास है जिसको अपन खरपतवार के नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है? क्यू घास। इस क्यू घास का आपको नाम आना चाहिए, इसका नाम है एग्रोपायरॉन रिपेंस। क्या नाम भैया? एग्रोपायरॉन रिपेंस। ये एग्रोपायरॉन जो रिपेंस है, ये हम लोगों को थोड़ा सा पता करना चाहिए। ये जो है गेहूं के अंदर लगने वाले जो रोली रोग है उसको अपने ऊपर क्या दे देती है? शरण दे देती है। नंबर 4 की मैं बात करूं तो आपने एक नाम सुना होगा, बाजरा, बाजरे का अर्गट रोग। कौन सा रोग? बाजरे का अर्गट रोग। सर ये क्यों होता है साहब? ये भी एक फफूंद की वजह से होता है। फफूंद का सर नाम बताओ। बाजरे का अर्गट रोग चौके मारता है, कल्वीसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस। फ्यूजीफॉर्मिस, ठीक है, बाजरे का अर्गट रोग। चलिए, बाजरे का अर्गट जो रोग है इसकी अगर मैं बात करूं तो कल्वीसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस बाजरे का अर्गट रोग है। इसकी अगर मैं बात करूं, ये सेप्स लिखा गया है, तो एक आपने नाम सुना होगा अंजन घास का। अंजन घास को ही अपन क्या बोलते हैं? धामन घास। धामन घास ये अपने ऊपर इस फफूंद को शरण देती है कि साहब हमारे ऊपर रह लो। और इस अंजन घास का नाम क्या है? सेचेरस सैनक्रेस बोल सकते हो आप इसे, या फिर इसका दूसरा एक और टर्म आता है सेंचुरियस। ये एक ही नाम है। ये अपने ऊपर क्या करती हैं? अपने को शरण देने का कार्य करती है। ये आप लोगों को स्पेशल वन ध्यान रख लेना है। टिड्डा, चने का फलीछेदक, गेहूं और रोली, ये अर्गट, ये सामने खरपतवार दिए गए हैं, एक तरफ आपको कीट एवं रोग दिए गए हैं, तो इसका स्पेशल वन हमारे को ध्यान रख लेना है। अब एक चीज का ध्यान रख लेना, हमारे जो खरपतवार हैं वो खतरनाक तरीके से आक्रमण करने का प्रयास करते हैं, इसलिए इस वीड को अपन क्या बोलते हैं? साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं। इस पे अपने को थोड़ा ध्यान रख लेना है कि जितने विकसित देश हैं वो खरपतवारों को कम करने का कार्य करते हैं, लेकिन हम जो भारत के वासी हैं वो कुदाली पावड़ा चला के इसको कम करना चाहते हैं। हम लोग कीटों एवं रोगों को थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो देते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आराम से क्लियर हो जाए। ये आप लोगों की वीड की फर्स्ट क्लास थी, इसके अंदर आप लोगों को काफी चीजें देखने को मिली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर खरपतवार पार्ट 2 में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।